तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, असराफ मिटाए जाएंगे, हुक्काम नचाए जाएंगे। तुम लंदन पेरिस भागोगे, 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 जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे। बुर्ज बनाए बैठे हो तुम, ताज सजाए बैठे हो तुम, ताज सजाए बैठे हो, कमजोर को खाए बैठे हो, कोहराम मचाए बैठे हो, कोहराम मचाए बैठे हो। जब मौत के बादल छाएंगे, हर सितम से तूफान आएंगे, हर सितम से तूफान आएंगे। जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, असलाम मिटाए जाएंगे, हुक्काम नचाए जाएंगे। तुम लंदन पेरिस भागोगे, 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 जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे, जब तख्त उठाए जाएंगे, जिंदान गिराए जाएंगे। बताइए देखिए, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता पलट हो गया और शेख हसीना जो है उनका जहाज हो सकता है कि अभी जब आप बात कर रहे थे दिल्ली उतर गया हो, क्योंकि कुछ देर पहले वो बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा था। तो हिडन ये एयरबेस एक पे उतरा बहुत है। बड़ी घटना है जो कि यहाँ पर हुई है और ये दूसरी घटना है जो हिंद भारत महाद्वीप जो है उसके अंदर हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जुलाई 2022 में श्रीलंका में सत्ता पलट हुआ था और अब बांग्लादेश में हो गया। लेकिन इन दोनों के कारण जो है वो बहुत ही अलग-अलग किस्म के हैं और इसको हमें समझना चाहिए। श्रीलंका में जो कुछ हुआ था वो इसलिए था कि वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल हाथ से बाहर चली गई थी और लोग जो है वो निकले और उन्होंने जाकर के जो राष्ट्रपति का जो महल है उस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उनको वो जो राष्ट्रपति अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब उनका सीना तो 56 इंच का 62 इंच का था। वो जो है वो अचानक गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए और फिर अभी तक उनका कोई नामो-निशान नहीं मिला, वो भाग गए। तो वो एक जनता की द्वारा लाया गया एक परिवर्तन था, यानी जिसमें कि जनता ने जो है वो अपने शासकों को ये सबक सिखाया कि भाई आपकी मनमानी हम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बर्दाश्त की एक लिमिट है और अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, उस सीमा को क्रॉस कर दिया, तो हम आपकी छुट्टी कर देंगे, हम आपका बोरिया बिस्तरा गोद कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा संकेत था, जो श्रीलंका से आया था और अब ये दूसरा संकेत है जो कि बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश में जिनको अपदस्थ किया गया है, शेख हसीना वाजिद, उन्होंने 20 साल तक सत्ता चलाई। पहले 5 साल 1996 से लेके 2000 तक, 2001 तक और उसके बाद अभी जो है वो 2009 से चली आ रही है वो। तो 15 साल जमा 5 साल मिला के 20 साल वो सत्ता में रहे। और उनके बारे में सारे लोग ये कहते थे, सारी दुनिया ये कहती थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी चाहे ना कहते हों, कि वो जो है वो एक डिक्टेटर है। वो वहाँ पर जो है वो लोगों की मर्ज़ी, अपोज़िशन का ख़्याल, लोगों की आज़ादी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी। वो एक डिक्टेटर के तौर पे देश चला रही। तो बांग्लादेश का जो अभी परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन, वो आर्थिक कारणों से नहीं। बांग्लादेश में कोई आर्थिक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बांग्लादेश की इकोनॉमी आजकल ठीक-ठाक चल रही है। लेकिन वहाँ के लोगों का जो सब्र का पैमाना है, वो लबरेज़ हो गया सरकार की दमनकारी नीतियों से।
आप देखिए इस साल के शुरू में जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव हुए। बांग्लादेश में पहले ये होता था, वो बांग्लादेश के संविधान में लिखा है कि इलेक्शन से पहले जो है वो एक कार्यकारी एक सरकार बनाई जाती थी और वो न्यूट्रल सरकार होती थी और उसका काम ये होता था कि निष्पक्ष चुनाव कराए और जो भी सत्ताधारी पक्ष है वो जो है वो सत्ता से अपने आप को अलग कर लेता था। ये उनके संविधान में लिखा हुआ है और हर बार इस पर अमल होता था। लेकिन इस बार हसीना वाजिद ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और जैसे हमारी मोदी सरकार है कि उसको अगर बताया जाए कि देखिए ये चीज तुम काम कर रहे हो जो संविधान के खिलाफ है, तो वो बोलते हैं ठीक है, हम संविधान को ही बदल देते हैं। तो हम संविधान को बदल देंगे तो हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम संविधान को बदल के अपने मर्जी के मुताबिक कर लेंगे। तो हसीना ने ये किया कि संविधान में चेंज कर दिया और ये बोला कि बीच में जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती थी उसकी जरूरत नहीं है, खुद मैं ही इलेक्शन कराऊं। और उसके बाद सारा विपक्ष जेल में। जब उसने विपक्ष को जेल में डाल दिया और सिर्फ उसकी अकेली पार्टी और कुछ उसके ही लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए, तो विपक्ष ने ये कहा कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, इसलिए कि ये इलेक्शन ही नहीं है, ये तो एक नूरा कुश्ती है। तो जब विपक्ष ने बाइकआउट का ऐलान किया तो आप ये देखिए कि जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन सबसे पहले वहां के जो चुनाव आयोग है उसने कहा कि केवल 28% वोट पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 28% लोग जो है वो हसीना वाजिद के साथ थे और बाकी 72% लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला वो विपक्ष के साथ थे। और सारी दुनिया में ये बात कही गई कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं है, ये रिग्ड इलेक्शन। भारत ने भी ये नहीं कहा कि ये जो है वो निष्पक्ष इलेक्शन है, बल्कि सिर्फ ये कहा कि ये शांतिपूर्वक है। तो वो शांति ऐसी थी कि जब आपने सारी आवाजों को दबा दिया तो शांति हो गई। तो ये इस तरह से हसीना वाजिद जो है वो आप समझ लीजिए कि 5वीं बार वहां की वो प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो भी है वो बन। अब आप ये देखें कि लोगों के अंदर जो रोष था वो किसी न किसी चिंगारी का इंतजार करता है और वो चिंगारी से फट पड़ता है। अब लोगों ने एक विरोध शुरू किया वहां के आरक्षण के खिलाफ। हमको ये बात समझना चाहिए कि भारत का आरक्षण और बांग्लादेश के आरक्षण में जमीन आसमान का फर्क, इसमें कुछ भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है। भारत में आरक्षण दिया गया है उन लोगों को आगे लाने के लिए जो कि सदियों से पीछे रखे गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में आरक्षण शुरू किया गया कि जिन लोगों ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया था उनको आरक्षण। और सच्ची बात यह है कि वो आजादी की जो लड़ाई थी उसमें हिस्सा लेने वालों को आरक्षण नहीं था, इसलिए कि कोई क्राइटेरिया, कोई साबित ही नहीं कर सकता था कि मैंने हिस्सा लिया है नहीं लिया है। तो सीधा साधा फार्मूला ये था कि साहब अवामी लीग के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष है, उसके लोग जाते हैं और जाके सर्टिफिकेट लाते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। तो अपने लोगों को रिजर्वेशन दे करके सरकारी नौकरियों में और दूसरी जगहों पर उनकी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपीजमेंट का मामला वो जो है इसके नाम पे चल रहा था। तो इसके खिलाफ छात्र मैदान में आए और इसके खिलाफ वहां के टीचर्स भी मैदान में आए, शिक्षक भी मैदान में आए कि भाई ये कब तक चलेगा। अब इतने साल हो गए आजादी को, 3 जनरेशन गुजर गई और लोग जो है उसका रिजर्वेशन लिए जा रहे हैं, फायदा उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान में 1857 से लेकर 1947 तक जंग लड़ी गई, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? क्या किसी को रिजर्वेशन मिलता है? क्या लोग इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले? तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था।
इसके खिलाफ जब स्टूडेंट्स आए तो इनको चाहिए था कि वो उनकी बात सुनती, उनको समझती। इन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया, उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी और आप देखिए कि पिछले 1 महीने में 20-25 दिन में दो 260 यानी तकरीबन 300 लोगों की जो है छात्रों को इन्होंने मार डाला। तो इसके खिलाफ पूरी सोसाइटी वो जो है उठ खड़ी हुई और मिलिट्री ने ये कह दिया जिसके ज़रिए से हसीना वाजिद उनको मरवा रही थी कि अब हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे। उनकी क्या गलती है? क्यों आप उनको मरवा रही हैं? तो जब मिलिट्री ने हाथ उठा लिया तो हसीना वाजिद को अकल आई। फिर उसको ये लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए कि वो पॉपुलर तो है ही नहीं, लोकप्रिय तो है ही नहीं। ताकत से थी, जब ताकत चली गई तो उसने कहा कि अब यहाँ से भागो और मिलिट्री ने भी उसको रास्ता दे दिया। अब उनका जहाज भारत आएगा और लोगों का ये ख्याल है कि भारत भी उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखेगा और वो यहाँ से बेलारूस चली जाएगी। आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश में जो शासक थी, अभी तो थी हो गई, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसके खिलाफ जनता में गुस्सा था, आक्रोश था। तो भारत सरकार को चाहिए था कि वो जनता के साथ खड़ी रहती, शासक के साथ नहीं खड़ी रहती। लेकिन हमारी सरकार ने जो है वो जनता के साथ खड़े रहने के बजाय शासक के साथ खड़ी हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि जो आक्रोश हसीना के खिलाफ था वो आक्रोश भारत सरकार के खिलाफ भी आ गया। ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी चूक है कि हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिन पर अत्याचार होता है। हम अगर अत्याचारी के साथ खड़े होंगे, उसका समर्थन करेंगे, तो जो अत्याचार पीड़ित है उसका गुस्सा उसके साथ-साथ हमारे खिलाफ भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है और इसीलिए शायद भारत सरकार ज़्यादा दिन तक हसीना को अपने यहाँ नहीं रखेगी। इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी है, वो जैसा भी है उसके साथ हमको गुजारा करना पड़ेगा। वहाँ जो शासक होंगे उनके साथ हमको अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो तिरस्कार की जो भाषा इस्तेमाल करते थे, आपने सुना होगा, अमित शाह ने कह दिया दीमक है, वहां से आके हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं, वहां के भूखे नंगे लोग यहाँ आकर के जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन के टाइम में कहा था और उसके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार ने, यानी ये हसीना वाजिद की सरकार के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई इस तरह की जबान आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, हम भूखे नंगे नहीं है। उल्टा जो है वो भारत से लोग नौकरी करने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो तिरस्कार की भावना है अपने पड़ोसियों के लिए, वहाँ की जनता के लिए, ये भी जो है वो ठीक करना पड़ेगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बांग्लादेश में हुआ और इससे पहले श्रीलंका में हुआ था, वो हमारी मोदी सरकार और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, बहुत बड़ा सबक है। शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन में क्या घपले किए, किस तरह से इमरान खान को जेल में भेजा और किस तरह से जो है वो इलेक्शन को जीता, ये सबके सामने आया। और वहाँ के चुनाव के जो आयोग के ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये इलेक्शन में घपले हुए हैं और हम कभी इसके लिए माफ नहीं कर सकते। और अभी भारत में भी कई रिपोर्टें आ गई हैं, एडीआर की रिपोर्ट आई है, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बात कही गई कि जो है वो तकरीबन 5 करोड़ 4 करोड़ 62 लाख 80 लाख वोट जो है वो गड़बड़ी किए गए और जिसकी वजह से ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है। ये सब बातें जो है वो अखबार में छपी हुई है। अब ये कि इसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग बात करेंगे, अगर हमारी सरकार उनको दबाएगी, ताकत के जरिए से उनको जेलों में डाल के, जैसा कि अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, ये कश्मीर की बात, जम्मू की बात, अगर उसी तरह का मामला पूरे भारत में किया जाएगा तो यहाँ की जनता का जो सब्र है, पेशेंस है, वो भी बहुत दिनों तक नहीं कायम रह सकेगा। एक न एक दिन ये पैमाना लबरेज हो जाएगा और जब जनता सड़कों पे आएगी
तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकेगा। फिर जो है वो अच्छे-अच्छों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जाना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं कि मैं झोला उठा के चल दूँगा, मैं तो सन्यासी आदमी हूँ। तो अगर इन्होंने अपनी दमनकारी उसी हसीना की तरह से दमनकारी यहाँ पे की, तो इनके झोला उठा के जाने का टाइम जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। यही पैगाम है जो कि हमको पड़ोसी देश से आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जज़ा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। है जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे।